एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। इसका हम मीनिंग, डेफिनेशंस, काइंड ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, मोड क्या है प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के, वो सभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैनल है लीगल स्टडी विद पूजा के नाम से। इसमें आप देख सकते हैं हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस के लगभग सभी वीडियोस को, सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। हार्डली एक दो टॉपिक बचते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे और हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी है अंडर द ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला है द टर्म प्रॉपर्टी, जिसका यूज करते हैं हम डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट ऑन बाय पर्सन। मतलब एक पर्सन ने क्या ओन किया, उसे उस वर्ड का यूज करते हैं हम प्रॉपर्टी को। ठीक है, प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो जो डिस्क्राइब करती है समथिंग जो कि राइट ऑफ ऑनरशिप कैन बी एक्सप्लेन। ठीक है, मतलब किसी पर्सन ने क्या ओन किया और उससे उसको ऑनरशिप मिली, उसको राइट मिला ऑनरशिप का, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। Therefore, a property जो इंक्लूड करती है living as well as a non-living thing. Although the property can have the different meaning, common thread running together across various meaning, हम next हम आगे various meaning देखेंगे, अलग अलग jurist ने क्या क्या meaning दिए हैं हमारे property से related। बात करते हैं मीनिंग ऑफ अ प्रॉपर्टी की। द टर्म जो प्रॉपर्टी है बोला है ये बिलोंग नहीं करती है एज अ बिलोंग टू आर्ट, नॉट अ टर्म बिलोंगिंग टू आर्ट। ठीक है, वेरियस सेंसेस में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी जो इंक्लूड करती है लीगल राइट ऑफ अ पर्सन, मतलब एक प्रॉपर्टी जो इंक्लूड करती है लीगल राइट ऑफ अ पर्सन, नो मैटर कि उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन क्या है, बट उसे प्रोप्राइटरी राइट जब मिलता है ऐसी प्रॉपर्टी पर तो उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैन इज ऑल दैट बिलोंग टू हिम फॉलोइंग द लॉ, ऑल दो बिकमिंग अ फैशन नाउ। ठीक है, आजकल के टाइम में तो बोला है कि किसी पर्सन की प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है उससे बोला है, आजकल के इस मॉडर्न टाइम में हम ऐसा मानते हैं कि उस प्रॉपर्टी जो पर्सन उस किसी पर्सन ने एक लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड जो है उस परचेज करी है, उसका वो ऑनर बन गया है, उसको वो राइट मिल गए हैं उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। इट मीन्स कि आजकल के टाइम में ऐसा माना जाता है जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वही जो है प्रॉपर्टी लेता है। ठीक है, ओन बोला है ओरिजिन कहाँ से हुआ है वर्ड प्रॉपर्टी का। ये वर्ड ड्राइव जो प्रॉपर्टी डिराइव किया गया है ये वर्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रोप्राइटरी। ठीक है, एंड फ्रेंच इक्विवेलेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसका मतलब है अ थिंग ऑन, कि ऐसा कुछ जो हमने ऑन किया। द कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑनरशिप जो है वो सिमिलर है, हाउएवर देयर इज अ फाइन लाइन ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म। ठीक है, it will not be incorrect to state that the human has been aware of their right to possess and but they rightfully own for a long। ठीक है, जो टर्म प्रॉपर्टी है हैज बीन वाइडली इंटरप्रेट की गई है। वेरियस ज्यूरिस्ट ने, सालमन ने अलग शब्द कहे हैं, सालमन ने कुछ अलग डेफिनेशन दी है, बेंथम ने अलग की है, जिसको कि हम नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। तो सालमन ने डिफाइन किया है प्रॉपर्टी को, ऑब्जर्व दैट टर्म माइट बी अंडरस्टैंड, जिसको हम आगे समझेंगे। जो टर्म प्रॉपर्टी है वो इंक्लूड करती है ऑल राइट ऑफ अ पर्सन, जो इंक्लूड करती है ऑल लीगल राइट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, और दिस इज टू से दैट इट इंक्लूड कंप्लीट ऑनरशिप, ये इंक्लूड करती है कंप्लीट ऑनरशिप ऑफ मैन ऑन अ मटेरियल एज वेल एज इनकॉर्पोरियल थिंग। ठीक है, फिर बोला है द टर्म इंक्लूड नॉट अ मैन पर्सनल राइट, इसमें कोई पर्सनल राइट इंक्लूड नहीं होता, ओनली प्रोप्राइटरी राइट जो है वो इंक्लूड होते हैं। द टर्म include the right of ownership in a material things such as a building। ठीक है, according to another jurist जो हमारे बेंथम साहब हैं, वो जो कहते हैं द टर्म प्रॉपर्टी जो इंक्लूड करती है ऑनरशिप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, कि ऐसी हमें जब ऑनरशिप मिलती है मटेरियल ऑब्जेक्ट पर उसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी। Has in a way interpreted the term as a narrow sense and according to Austin the property denote करती है greater right of enjoyment no to the law including the servitude and the property जो include करती है both proprietary as well as a personal right। ठीक है, बेंथम कहते हैं कि ऐसा मतलब
जब हमें प्रॉपर्टी जो इंक्लूड करती है जिस पर हमें मटेरियल ऑब्जेक्ट पर जब हमें ऑनरशिप मिलती है उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ऑस्टिन क्या कहते हैं कि बोला है एक राइट ऑफ प्रॉपर्टी का जो है वो ग्रेटेस्ट राइट है ऑफ एंजॉयमेंट नॉन एज अ लॉ, और ये इंक्लूड करती है सर्विट्यूड को, और इस प्रॉपर्टी में बोथ प्रोप्राइटरी और पर्सनल राइट दोनों ही इंक्लूड होते हैं। जबकि सालमन ने कहा था कि प्रोप्राइटरी राइट जो है वो ओनली इंक्लूड करता है प्रॉपर्टी से, बल्कि पर्सनल राइट जो है वो अलग होते हैं, वो प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होते। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू ब्लैकस्टोन ने क्या कहा है, द इंफीरियर हट ऑफ द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपनी इज अ केयर assistance of the superior as the superior is held to have those of the inferior। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक बोला है एवरी मैन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉक क्या कहते हैं कि हर एक पर्सन, हर एक मैन हैज अ प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी होती है इन पर्सन, एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट, और हर एक इंडिविजुअल को क्या है, राइट है प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने का। ठीक है, चाहे वो उस प्रॉपर्टी को जिस तरह से भी यूज करे, चाहे वो अपनी वाइफ के लिए यूज करे, उसकी लिबर्टी हो, स्टेट हो, मतलब हर एक पर्सन को राइट है अपनी प्रॉपर्टी जो है प्रिजर्व करने का। एक केस है इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड प्रॉपर्टी एज अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है। इन द केस ऑफ R.C. कोपर वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया in 1970, Supreme Court 564 interpreted the concept of property in a legal regime. The court in the case observed the term property जो include करती है both corporeal thing as a land and furniture and incorporeal things such as a copyright and patent right। इस केस में बोला है कि प्रॉपर्टी जो है वो इंक्लूड करती है कॉर्पोरियल एंड इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी को। ठीक है, इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल का हमने टॉपिक देखा है। इसमें हमने क्या सीखा था कि कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऐसी होती है विच कैन बी सीन और टच, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसको कि हम टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हैं, जैसे कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, सच एज अ कॉपी राइट, पेटेंट राइट, ये होते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। और द रिसेंट ट्रेंड ऑफ अपेक्स कोर्ट, हाउएवर द चेंज कोर्ट स्टार्टेड व्यूइंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी एग्जिस्ट। ठीक है, और एग्जिस्ट करती हैं पोजेशन, ओन और पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी में। ठीक है, काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी देखते हैं जिसमें कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल बोला है। कॉर्पोरियल ऐसी प्रॉपर्टी होती है, वही बात की, कॉर्पोरियल ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि टेंजिबल चीजें जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लैंड, हाउस, मनी, ऑर्नामेंट, गोल्ड। ठीक है, और इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी द एग्जिस्टेंस ऑफ विच वी फेल्ट बाय द सेंस ऑर्गन्स। और इनकॉर्पोरेट प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इनटेंजिबल इन नेचर होती है, बिकॉज इट्स एग्जिस्टेंस इज नाइदर विजिबल नॉट टेंजिबल। फॉर एग्जाम्पल की राइट ऑफ ईजमेंट, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जिसको कि आपने टीपीए में भी पढ़ा होगा। ऐसी प्रॉपर्टी जो कि मूव कर सकती है उसे मूवेबल कहते हैं। इमूवेबल जैसे कि ऐसी प्रॉपर्टी जो अटैच टू अर्थ है उसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑल कॉर्पोरियल जो प्रॉपर्टी है, आइदर चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल है, इन इंग्लिश लॉ में दीज आर द टर्म एज अ चार्टल्स एंड लैंड रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू सालमन। कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल लैंड हैज अ फॉलोइंग एलिमेंट, अ डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ अर्थ और सरफेस, मतलब एक पोर्शन ऑफ अर्थ, एक पृथ्वी का कोई ऐसा पोर्शन है जिसको कि हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करते हैं। और अराउंड ग्राउंड बिनेथ द सरफेस डाउन ऑफ द सेंटर ऑफ अर्थ एंड कॉलम ऑफ स्पेस अबव द सरफेस। और ठीक है, ये सब जो है वो फॉर एग्जाम्पल के लिए मिनरल, नेचुरल वेजिटेशन और स्टोन और लेइंग। ठीक है, ये सब आता है इमूवेबल में। इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन डिफाइंड इन द जर्नल क्लॉजेस एक्ट 1897, इंक्लूड करता है बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ द लैंड। ठीक है, मतलब ऐसे बेनिफिट जो अराइज किए जाए आउट ऑफ द लैंड एंड जो कि अटैच टू अर्थ हो और परमानेंटली फास्टन हो टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। ठीक है, मतलब कि ऐसे
जो बोले इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये डिफाइन क्या है कि ऐसे बेनिफिट जो कि हमें अर्थ से, ऐसी प्रॉपर्टी से मिलते हैं जो कि अर्थ से अटैच है, उससे भी जो है ऐसे बेनिफिट मिलते हैं, उसको भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। द टर्म ऑल्सो डिफाइन द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये टर्म जो है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी डिफाइन की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो इंक्लूड करती है लैंड, बिल्डिंग, हेरिटेज, अलाउंस, राइट ऑफ वे, लाइट और फिशरीज एंड अदर बेनिफिट अराइज आउट ऑफ द लैंड एंड थिंग अटैच टू द अर्थ। ठीक है, जो कि परमानेंटली फास्टेंड है टू एनीथिंग जो कि अटैच है अर्थ में बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स। बट इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है स्टैंडिंग टिम्बर ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को। ठीक है, उसे हम मूवेबल ही मानते हैं। ठीक है, और द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्सक्लूड करती है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास को, जो कि डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। और जुडिशरी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, राइट ऑफ वे, राइट टू कलेक्ट रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, राइट ऑफ फ्रे और मॉर्टगेजर, राइट ऑफ रिडीम। ठीक है, ये सब जो राइट है वो इंक्लूड होते हैं। बात करते हैं रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी में। द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी सिमिलर है एज अ डिफरेंस बिटवीन द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक लिटिल कनेक्शन है, इज द हिस्टोरिकल एंड नॉट बेस्ड लॉजिकल। ठीक है, रियल प्रॉपर्टी मीन ऑल राइट ओवर द रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। रियल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि सारे ही राइट उस बंदे को मिले होते हैं, उस पर्सन को मिले होते हैं जो जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है रिकॉग्नाइज बाय लॉ। ठीक है, बट हाउ एवर द पर्सनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मीन ऑल प्रोप्राइटरी राइट, वेदर राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना। पर्सनल राइट में बोला है उसे मिले होते हैं कुछ ऐसे राइट जो कि राइट इन रेम है, चाहे सारे ही ऐसे राइट जो कि राइट इन रेम है, राइट इन पर्सोना में। ठीक है, बात करते हैं इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी की। इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जैसे कि हमने देखा इंटेंजिबल थिंग्स पर हमें ऐसी प्रॉपर्टी जो इंटेंजिबल इन नेचर है, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डील करता है। इसके भी फर्दर टू काइंड है, राइट इन री प्रॉपरिया, राइट इन री एलिनिया। ठीक है, राइट इन री प्रॉपरिया मतलब अंडर दिस फॉर्म ऑफ द राइट, जब हमें राइट मिलता है ऑनरशिप ऑफ द वन प्रॉपर्टी इज नॉट एक्सरसाइज द मटेरियल ऑब्जेक्ट। जनरली हम देखते हैं री प्रॉपरिया और री एलिनिया जो है वो दोनों ही कंसेप्ट बहुत सेम है। री एलिनिया का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बोला है ऐसी प्रॉपर्टी दीज राइट इन रैम ओवर एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि ओन बाय अनदर पर्सन। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी पर हमें राइट मिलता है जो कि किसी और अनदर पर्सन की प्रॉपर्टी है, उसे हम बोलते हैं री एलिनिया। और री प्रॉपरिया क्या है, जब हमें अपनी प्रॉपर्टी पर जो राइट होता है हम उसको यूज करते हैं, उसको मिसयूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं राइट इन री प्रॉपरिया। ठीक है, और जब बात करते हैं री एलिनिया का, जब तब हमें राइट मिलता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ऑन करने का, सच एज अ रन पैरेलल एज अकम्बरेंस। ठीक है, अकम्बरेंट एंड मेन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इनकम्बरेंस इज अ लीज, सर्विट्यूड और सिक्योरिटी ट्रस्ट। ठीक है, और इसमें आपने देखा था राइट इन री प्रॉपरिया में, जिसमें हमें अपनी प्रॉपर्टी पर अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट होता है, हम उसको यूज करते हैं। हाउएवर देयरफॉर एन एक्सेप्शन इज अ नॉन मटेरियल थिंग produced by the human skill or labor, the most important these patent, trademark और copyright। ठीक है, मतलब इन सभी राइट को हम खुद के लिए यूज करते हैं। हॉलैंड जो है वो ये बोलते हैं इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को ऐड किया है उन्होंने री प्रॉपरिया में, विद सच टेंजिबल प्रॉपर्टी शुड बी probably also classified in royal privileges subsisting of the hand। ठीक है, इन द हैंड विच इज नॉन एज इंग्लिश लॉ। ये इंग्लिश लॉ का कंसेप्ट है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ये मेनली यही समझना है कि री प्रॉपरिया और री एलिनिया का क्या मतलब होता है। बात करते हैं लीज की। री एलिनिया में बोला है कि जब हमें राइट मिलता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अपना एक बिल्डिंग बनाया है, उसका आप नीचे वाले फ्लोर में 2 स्टोरी बिल्डिंग है और ऊपर का बिल्डिंग जो है वो आपने रेंट पर दे दिया है। वहाँ पर जब इस रेंट में जो पर्सन रह रहा है उसको राइट है कि वो इन सीढ़ियों का, जो यहाँ उतरने के लिए तो सीढ़ियाँ यूज़ की जाती हैं, तो वहाँ उसका यूज़ कर सकता है। तो मीन्स आपको जब राइट मिलता है किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पर,
उसको बोलते हैं री एलिनियम। ठीक है, लीज की बात करते हैं, एकम्बरेंस भी बोलते हैं इसे। इट इज एन एकम्बरेंस गिविंग द राइट ऑफ द पोजेशन ऑफ द यूज ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप किसी को राइट देते हैं अपनी प्रॉपर्टी यूज करने का, पोजेशन देते हैं, ठीक है, और ये इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द राइट एंजॉय, ये जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, मतलब लीज में आप ट्रांसफर करते हो किसी दूसरे पर्सन को राइट टू एंजॉय अ सर्टेन प्रॉपर्टी। और सर्विट्यूड क्या है, इज अ काइंड ऑफ एकम्बरेंस है विच कंसिस्ट द राइट इज अ लिमिटेड यूज, जहाँ पर आपको राइट मिलता है लिमिटेड यूज का विदाउट हैविंग पोजेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए राइट ऑफ वे और राइट ऑफ समबडी एल्स। ठीक है, मतलब जहां आपको कुछ लिमिटेड टाइम के लिए राइट मिले उस प्रॉपर्टी को यूज करने का। सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप मॉर्गेज, कभी भी आप कहीं अपनी प्रॉपर्टी को के बदले आप बैंक में जाएंगे उसको लोन लेने के लिए, तो आप क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो उस बैंक वाले को एज सिक्योरिटी देते हैं। सिक्योरिटी का मेन यही होता है कि एज अ सिक्योरिटी दी जाती है कि हम जो है वो आप हम पर विश्वास करके हमें लोन दे सकते हैं, हम बाद में आपको ये प्रॉपर्टी, हम जो है अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है वो आपको दे रहे हैं। यदि हम फेल हो जाते हैं, यदि वो फेल हो जाता है लोन को पे करने में, तो एज पर द लॉ क्या कर सकता है, बैंक वाले क्या कर सकते हैं, आप पर केस लगा सकते हैं और केस के थ्रू आपकी प्रॉपर्टी को वो किसी को भी दे सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जिससे उनके लोन की भरपाई की जा सके। ठीक है, बात करते हैं इन द केस ऑफ गुरु दत्त शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में हेल्ड हुआ था कि ऑनरशिप क्या है, नॉट अ सिंगल राइट। इसमें बोला था कि ऑनरशिप कोई एक सिंगल राइट नहीं बल्कि बंडल ऑफ राइट है। इसमें हमें बहुत ज्यादा राइट मिलते हैं, राइट टू एंजॉय, डिस्ट्रॉय, एलिनेट प्रॉपर्टी। मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है प्रॉपर्टी के, मतलब आप किस किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोला है पोजेशन। एज द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, पोजेशन क्या है, एक ऑब्जेक्टिव रियलाइजेशन है ऑनरशिप का, फिजिकल कंट्रोल मिलता है आपको किसी प्रॉपर्टी पर, उसे बोला जाता है पोजेशन। सालमन बिलीव करते हैं प्रॉपर्टी कुड बी एक्वायर्ड थ्रू द पोजेशन। पोजेशन इज कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम और एक्सक्लूसिव ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इन जनरल कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी, इन नॉर्मल वर्ड में हम कह सकते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर आपको फिजिकल कंट्रोल मिला है, आपकी कस्टडी में है, आप उसको यूज कर सकते हैं, वो होता है पोजेशन। पोजेशन से आप जो है प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू द पोजेशन इट डज नॉट इंडिकेट ऑनरशिप एज इट इज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस ऑफ ऑनरशिप। इन केस ऑफ अनिल भारद्वाज वर्सेस and others versus state, the Bombay High Court upheld the legality of the principle established by the maxim res nullis। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं किस तरह से बोले काइंड ऑफ पोजेशन जो है वो टू टाइप के होते हैं। जब हम पोजेशन का टॉपिक देखेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पोजेशन होता क्या है। पोजेशन इन फैक्ट क्या है, पोजेशन इन डी फैक्टो पोजेशन, जिसमें एक्चुअल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी मिलता है विच इंडिकेट द फिजिकल कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी और शो द फिजिकल रिलेशन बिटवीन द पर्सन एंड थिंग्स। ठीक है, और डी फैक्टो डी जो पोजेशन क्या होता है, पोजेशन इन बाय लॉ, पोजेशन इन लॉ। ठीक है, इट इज अ पोजेशन इन द आई ऑफ लॉ, द प्रोटेक्ट इट प्रोटेक्ट द पोजेशन, ये प्रोटेक्ट करता है पोजेशन को। पोजेशन जो है वो दिया जाता है टू रीजन पर, टू कन्फर द पोजेशन और सर्टेन राइट attached to the property and vest law him or her with the right to get damage the trespassing। ठीक है, trespassing। और प्रेस्क्रिप्शन क्या होता है, ये मोड ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें जो ऑनर होता है वही अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा पर्सन है जो बहुत टाइम तक आपकी इस प्रॉपर्टी को का पोजीशन लेके बैठा हुआ है। ठीक है, तो जब ऑनर आएगा बहुत टाइम के बाद, जब भी वो ऐसे आता है और ये बोलता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, आप इसको छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ बोला है सिर्फ इस ऑनर के पास ये राइट है कि आप उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो जो कि इसकी पोजीशन में, क्योंकि आपके पास क्या है, ऑनरशिप का टाइटल है, आप ओनर हैं। ठीक है, आप लॉ के थ्रू उसको अपना जो है प्रूफ करके कि मैं इस प्रॉपर्टी का ऑनर हूं, आप उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। अदरवाइज इस पर्सन के इस ऑनर के अलावा कोई भी पर्सन जो है वो इस प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता। ठीक है, ये होती है प्रेस्क्रिप्शन, जो कि पॉजिटिव फर्दर टू टाइप में है, पॉजिटिव एक्विजिटिव
और एक्सटेंसिव, नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू भी प्रॉपर्टी को लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप देखें कि कई बार क्या होता है, जो डीड्स नहीं बनाई जाती है, जो रजिस्टर्ड डीड होती हैं कि प्रॉपर्टी को खरीदा बेचा नहीं जाता है, रजिस्टर्ड डीड नहीं कराई जाती है, बल्कि दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो ये फलना प्रॉपर्टी आपको दे दी जाती है, आपको इतने जो है वो आपको कंसिडरेशन देना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। ये होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए, जिसमें पूरी ही कंडीशन फॉलो होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। जब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज होनी चाहिए, 2 या 3 जितने भी एग्रीमेंट हो रहा है, जितने भी लोगों के बीच में, और देयर कंसेंट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन ऑफ द स्टेट सेम होना चाहिए, और कम्युनिकेशन ऑफ द सेम होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टी में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्रीमेंट करने जा रहे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, ठीक है। और कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं इनहेरिटेंस की, कि बस कि जैसे विरासत में कुछ प्रॉपर्टी होती है वो इनहेरिटेंस से भी मिलती है, ठीक है, विरासत में। और इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी जो कि मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जैसे कि कोई पर्सन है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, टाइटल राइट ऑब्लिगेशन को लीगल हायर्स के बीच में, यदि वो पहले से कोई विल बना के नहीं गया है, ठीक है। एक तो ये फर्दर 2 टाइप में होता है, एक तो इंटरस्टेट, दूसरा टेस्टिमेंट्री। टेस्टिमेंट्री में आ जाता है यदि कोई पर्सन जो है वो अपनी वसीयत बना के गया है, उसमें वो लिख गया है कि इतना % ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10% प्रॉपर्टी है, उसके 4 जो है वो बेटे हैं, तो यदि उसको किसी को 5% दे दिया, किसी को 1 ही दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को फिर से 2 दे दिया, तो इतनी में जैसे जो भी अपनी वो विल में लिख जाए, मतलब बना के जाए कि मेरी इतनी % प्रॉपर्टी जो है वो ऐसे ऐसे इन बेटों में दे जाएगी, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉपर्टी दी जाती है। और इंटरस्टेट में क्या होता है, लॉ के अकॉर्डिंग इक्वली ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। बात करते हैं गिफ्ट के। गिफ्ट एक लास्ट मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, जिसमें कि क्या होना चाहिए, एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट देता है, ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन का कंसेप्ट आता है यहाँ पर, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए गिफ्ट, ठीक है। और साथ ही बात करी है गिफ्ट डीड बनानी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए उस गिफ्ट डीड की, जिसमें डोनर और डोनी, जो कि डोनर होगा जो ट्रांसफर कर रहा है, डोनी होगा जिसको दी जा रही है प्रॉपर्टी, इन दोनों की क्या होना है, इन दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, और विदाउट कंसिडरेशन हो जाएगी, तभी वो बनेगा गिफ्ट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। यदि आपको समझ में आया होगा तो थैंक यू, और लाइक करिए, शेयर करिए। दोबारा से फिर से बता देती हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ आप इन वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा।